नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की फाइट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आज की फाइट का आज का मुद्दा है एनकाउंटर पर सवाल। दरअसल आनंदपाल एनकाउंटर केस में नया मोड़ आ गया है। आज इस मामले में एसीजेएम कोर्ट ने जोधपुर की अदालत ने पुलिस के खिलाफ ही संज्ञान लिया है। कोर्ट की तरफ से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कुछ सवाल भी खड़े किए। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर साल 2017 में हुआ था और इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज करवाया गया था। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या और कहां कमी रही है, आखिर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज क्यों हुई है और आगे चलकर क्या राजनीतिक तौर पर भी हलचलें बढ़ेंगी इस मामले को लेकर। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में नया मोड़। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज। एसपी समेत 5 पुलिसकर्मियों पर चलेगा मुकदमा। राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, सोहन सिंह, धर्मपाल, विद्या प्रकाश, धर्मवीर और कैलाश चंद्र के खिलाफ 302 में संज्ञान लिया है। एनकाउंटर पर सवाल। तो एनकाउंटर पर सवाल आज उठ गए हैं, क्योंकि आनंदपाल की पत्नी ने अपने वकील के जरिए सीबीआई की जो रिपोर्ट कोर्ट में लगी थी, जिसमें कहा गया था कि एनकाउंटर फर्जी नहीं है, उसको चैलेंज करते हुए याचिका लगाई थी कि ये मुठभेड़, ये एनकाउंटर फर्जी था। अदालत ने आज कह दिया कि जो इस एनकाउंटर में शामिल थे, या कहें कि आनंदपाल को मारने में जो शामिल थे पुलिसकर्मी, उन लोगों को एफआईआर उनके खिलाफ होगी, धारा 302 के तहत मुकदमा चलेगा और साथ ही साथ ये केस अब आगे बढ़ेगा। ये नए सिरे से इस पर अब जांच पड़ताल होगी। मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आरसी चौधरी साहब का, पीसीसी महासचिव है। बहुत बहुत स्वागत आरसी चौधरी साहब आपका। मेरे साथ मिथिलेश जैमिनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एके जैन साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर बहुत बहुत स्वागत। योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन पहला सवाल सबसे पहले योगेंद्र जोशी जी आपसे करता हूं। आप रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आप, मैं मानकर चलता हूं 33 साल प्लस माइनस आपने नौकरी की होगी। आज अदालत ने यह कहा कि 3 से 5 फीट की दूरी से जो गोली चलाई गई, यह एनकाउंटर कैसे मान लिया जाए? क्या पुलिस को नहीं पता था? सीबीआई ने जो रिपोर्ट जिसमें लिखा कि यह 3 से 5 फीट की दूरी पर गोली चली थी, यह अंदाजा नहीं था शुरू से ही? क्या यह पूरा मामला शंका में नहीं था कि यह एनकाउंटर असली है कि फर्जी है? योगेंद्र जोशी जी, क्या है एनकाउंटर 3 से 5 फीट की दूरी पर भी हो सकता है? देखिए, जो भी सीबीआई ने बात बताई है अपने क्लोजर रिपोर्ट में, और उन्होंने जो भी जांच की है, जिस तरह की भी जांच उस समय हुई है, तो 3 से 5 फीट की दूरी पर गोली चलना, डॉक्टरों के बयान, शरीर पर चोटें और दिन और रात्रि का फर्क, जैसे उन्होंने ये बताया कि साहब एनकाउंटर रात में हुआ और बिल्कुल 0 वाट के बल्ब के उसमें हुआ, लेकिन जो सीन क्रिएट किया गया वो दिन में किया गया। ऐसी बातें इसके अंदर शुरू से चल रही थी। मेरा कहना यह है कि जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की 2020 में, उसके बाद प्रोटेस्ट पिटीशन लग रही थी लगातार। इसकी जानकारी सीबीआई को भी थी और इसकी जानकारी पुलिस को भी है, लेकिन अभियोजन कहां कमजोर रहा। उनको अपनी बात कहने का मौका जरूर मिला होगा, ऐसा तो है नहीं। जब प्रोटेस्ट पिटीशन लगती है तो अभियोजन जो होता है, जो सीबीआई का हो या जो एसओजी के हो, उनको लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। सीबीआई ने कहा कि ऐसे कोई साक्ष्य, कोई सबूत, ऐसे एविडेंस नहीं है जो ये कहते हो
कि ये एनकाउंटर फर्जी था। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में ये लाइन थी। मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि जी। सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई है या तो वो लापरवाही पूर्ण है, ओके। उसके अंदर जो बातें, जो क्वेश्चन इनके परिवार वाले और जो क्वेश्चन इनकी संस्था उठा रही थी, हाँ। उन क्वेश्चनों के जवाब जी। में इनको जांच में वो तथ्य लाने चाहिए थे कि जी। 2 से 5 फीट कैसे, उसके चोटें कैसे आ सकती हैं, जी। दिन और रात में फर्क। अब जैसे ये सीन क्रिएट कर रहे थे जी। तो उस समय लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था हाँ। सीबीआई को। तो इस प्रकार से जब सीबीआई ने जो लापरवाही बरती है, एके जैन इस सर लापरवाही वरिष्ठ का अधिवक्ता नतीजा हैं, है। आप ये बताइए कि सर सीबीआई देश की एक ऐसी संस्था जिस पर विश्वास किया जाता है, जिस पर भरोसा किया जाता है, कोई भी मामला होता है तो कहा जाता है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। परिवार आनंदपाल का जब डेड बॉडी लेकर बैठा था, यही कह रहा था समाज भी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और अब जब सीबीआई रिपोर्ट दाखिल करती है तो उसी पर परिवार को भरोसा नहीं होता, वो अदालत चले जाते हैं। सीबीआई लापरवाही कर सकती है क्या सर? ठीक है, वो भी इंसान है। सीबीआई लापरवाही कर सकती है या फिर कुछ और मामला है? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यह भी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता होता है। देखिए, सीबीआई एक जांच एजेंसी है जिसको जरूरत से ज्यादा महत्व मिला हुआ है। राजस्थान में जितने भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने किए हैं और जिसपे करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, चाहे दारा सिंह एनकाउंटर का मामला हो, चाहे भंवरी देवी केस हो, चाहे और एक करौली के अंदर जो एक डेड बॉडी मिली थी एक लाल कुएं के अंदर, उसके केसेज हो, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हो, सारे के सारे मामलों में अल्टीमेट रिजल्ट के समय सीबीआई का केस धराशय हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई की कार्रवाई में लचरपन सामने आया है। तो निश्चित रूप से कि सिर्फ सीबीआई ने जांच की है इसलिए सही की होगी ये तो नहीं माना जा सकता। आपने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि ये तो सरकार का तोता है, और अभी भी स्थिति इससे ज्यादा बदली नहीं है, और तोता और ज्यादा रटंतु हो गया है। परंतु कोर्ट का काम ये है कि प्राइमा फेसिया केस देखना। अगर कोर्ट को प्राइमा फेसिया ये लगा कि ये एनकाउंटर जेन्युइन नहीं था बल्कि हत्या थी, तो कोर्ट ने प्राइमा फेसिया केस लिया है। परंतु इसमें क्योंकि ये सबसे पहली कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है और वो क्लोजर रिपोर्ट के 4 साल बाद जाकर लिया है जी, और उसके साथ साथ क्योंकि सारे गवर्नमेंट, मैं वही समझना चाह रहा हूं आपसे। मैं समझना चाह रहा हूं, एक तो जो इस एनकाउंटर में शामिल थे पुलिसकर्मी, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर किया गया, ये निर्देश दिए गए, और दूसरा इस पूरे मामले की फिर से जांच होगी। तो थोड़ा समझाइए सर, क्या इसको यह कहा जा सकता है कि यह एनकाउंटर फर्जी था, या अभी यह जांच के बाद पता चलेगा कि एनकाउंटर फर्जी था कि नहीं था? हालांकि ये जो पुलिसकर्मी शामिल थे उन पर 302 का केस चलता है। बताइए सर, देखिए सबसे आज के निर्देश का मतलब क्या हुआ, आदेश का मतलब क्या हुआ? अगर क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, पर जैसा आप निर्देश बता रहे हैं कि 5 एक्यूज को तो उन्होंने प्राइमा फेसिया एक्यूज मानकर उनके खिलाफ धारा 302 में प्रोसीडिंग आरंभ कर दी और साथ में आगे जांच का आदेश दे दिया। अगर इस तरह का आदेश माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया है तो ये आदेश ऊपर की अदालत में नहीं टिकेगा, क्योंकि अगर जांच बाकी है तो न्यायालय प्रसंज्ञान नहीं ले सकता, और न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया है तो ये माना जाएगा कि जांच पूरी हो चुकी है। कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर अगर कोर्ट ने किया है तो ये ऑर्डर निश्चित रूप से जब उच्च न्यायालय के अंदर जाएगा तो इसमें समस्या इस ऑर्डर को लेकर होगी। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। थोड़ा समझाइए सर, समझे, हमको समझाइए। सरकार जाएगी, मतलब ये सरकार की स्वेच्छा पर है कि वो ऊपरी अदालत में जाए, और आपने कहा कि दोनों चीजें नहीं टिक सकती। थोड़ा इसको और क्लैरिफाई कर दिए, इसको और समझाइए। देखिए, जो अंतिम जो चालान पेश किया जाता है, अंतिम रिपोर्ट पेश की जाती है अनुसंधान पूरा करने के बाद पेश की जाती है। यदि न्यायालय को ये लगता है कि अनुसंधान में कुछ कमी रह गई है और इसमें और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो न्यायालय वापस भेजता है फाइल को विद द डायरेक्शन कि इस मामले में और अनुसंधान किया जाए। यदि जो एविडेंस आई है उससे न्यायालय को ये लगता है कि इस मामले में एविडेंस इतनी है कि जो मुलजिम है उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो न्यायालय उसमें उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। परंतु दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है, एविडेंस सफिशिएंट है, तो कोर्ट कॉग्निजेंस लगता है, फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस बात का होना बाकी रहा। और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का किया है तो कॉग्निजेंस लेना अपने आप में गलत हो जाता है।
तो ऐसा अगर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑर्डर है तो ये फिर टिकेगा नहीं, और इसके लिए जो मुलजिम जिनको बनाया जी, वो भी जा सकते हैं, सरकार भी जा सकती है। मिथिलेश जैमिनी जी, आपका रुख करूंगा मैं। क्या सरकार इस आदेश के, वैसे तो सरकार बेहतर बता सकती है, लेकिन जवाहर सिंह बेढम जी का कुछ देर पहले बना बयान आया, उनका कहना भी स्टडी कर रहे हैं। अभी जरा देख लेते हैं, कोर्ट की जब कॉपी आएगी उसको पढ़ लेंगे, ऑर्डर की कॉपी को, और फिर बताया जाएगा। क्या आपको लगता है कि आनंद पाल का ये मामला फिर से जिस तरीके से सामने आया है, इसकी राजनीतिक गूंज भी आगे आने वाले समय में सुनाई दे सकती है? निश्चित रूप से इसका पॉलिटिकल एनालिसिस होगा और इसको राजनीतिक रंग दिया जाएगा। उसका मूल कारण यह है कि वसुंधरा जी के दोनों कार्यकाल में एक एक एनकाउंटर हुए। एक कार्यकाल में दारिया एनकाउंटर हुआ और उसमें कई लोग जेल गए, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी शामिल रहे। तो कहीं न कहीं अब आनंद पाल वाले मामले में दोनों सरकारें शामिल हो गई। हालांकि अशोक गहलोत सरकार लाने में कहीं न कहीं इस आनंद पाल एनकाउंटर का भी योगदान रहा, क्योंकि रावणा राजपूत समाज के वोट वन साइडेड आए, मनीषा पंवार और कई लोग ऐसे जीते जो वोट डाइवर्ट हुए थे। लेकिन 3 साल पहले 9 पुलिसकर्मियों का सम्मान भी किया अशोक गहलोत सरकार ने। तो दोनों सरकारें शामिल हो गई इसमें, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इन्वॉल्व हो गई कि कांग्रेस ने 9 पुलिसकर्मियों का सम्मान किया, उनको अवार्ड दिया, उनका प्रमोशन किया। और बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लम यह हो गई कि वो अपनी ही महारानी के कार्यकाल में हुए इस एनकाउंटर की काट क्या लेके आए, पॉलिटिकल काट क्या लेके आए, क्योंकि ये एनकाउंटर अमावस्या की रात को हुआ था और उस दिन वसुंधरा राजे जी बतौर सीएम सुधा सागर जी महाराज सांगानेर में ठहरे हुए थे, उनका आशीर्वाद लिया और तत्काल रात में उनका एनकाउंटर हो गया। लेकिन उसके बाद जो फिजा बदली, जो पॉलिटिकल क्राइसिस, गृह मंत्री जी ने क्या कहा था उसको कोट कर दीजिए। कास्ट जी, मैंने कहा गृह मंत्री जी ने क्या कहा था सुबह उठकर, वो भी कोट कर दीजिए साथ ही साथ। हाँ, वो जो गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री थे जो आज असम के राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो सुबह पता चला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई जो भी चीज थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जीवन राम गोदारा हत्याकांड और गोपाल फोगाट हत्याकांड, एक कांस्टेबल की मर्डर, एक एसएचओ के ऊपर गोली चलाना, और जो राजू ठेठ के ऊपर गोली चलाना, और बानुड़ा, उसके बाद में राजस्थान में पर्टिकुलर शेखावाटी और मारवाड़ पूरी तरह अपराध का अड्डा बन गया था। बिल्कुल, ये एक कड़वी सच्चाई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कानून और संविधान से देश चलता है। ये मैं चौधरी साहब आपका रुख करूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, बीजेपी अगर ये दावा करती है कि हम सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी हैं, तो आप लोगों की भी देश में सबसे पुराना राजनीतिक दल है, क्या राजनीतिक शह पर, क्योंकि आज दिन में मनजीत सिंह आनंद पाल के भाई से न्यूज 18 राजस्थान ने बात की, मैंने खुद जब सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक तौर पर यह आनंद पाल को मारा गया है। तो आप क्योंकि बड़ी पार्टी, आप एक पुरानी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या वाकई एनकाउंटर राजनीतिक नफे नुकसान के लिए किए जाते हैं, किए गए हैं, और इसमें पुलिस को मोहरा बनाया जाता है? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि मिथिलेश जैमिनी ने जो बात की उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि 23 अक्टूबर 2006 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दारिया प्रकरण के अंदर इनकाउंटर हुआ और उस इनकाउंटर के बाद में तमाम जो चाहे पुलिस के अधिकारी हो चाहे नेता हो जेल की सलाखों के बीच में गए थे। उसके बाद में 24 जून 2017 को आनंद पाल का इनकाउंटर होता है। उसी दौरान जब सरकार, राज्य की सरकार संभागों में कैबिनेट की मीटिंग कर रही थी, बीकानेर की जेल के अंदर बानुड़ा हत्याकांड होता है और उसी दिन वहां पे कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। इस आनंद पाल के हत्याकांड के बाद में भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता एक क्लब के अंदर बैठ के बातें कर रहे थे और उन बातों में कहा कि अगर सीबीआई जांच करेगी तो पेंडुरा बॉक्स खुल जाएगा। आप थे उस टाइम वहां पे क्लब में या कहीं से पता चला आपको? ये वीडियो सभी जगह वायरल हुआ। सब लोग जानते हैं कौन कौन नेता उसके अंदर शामिल थे, किस नेता ने बयान दिया, ये सब जानते हैं। मेरे जो साथी हैं, पत्रकार साथी,
चाहेंगे तो ये पूरी बात को बता देंगे। बताइए। मैं कहना चाहूंगा कि क्या वजह है इस देश के अंदर, जो आपने कहा संविधान और विधान से ये देश चलता है, लेकिन कुछ जो ताकतें हैं वो पुलिस के द्वारा इनकाउंटर करवाती हैं या बुलडोजर का भय दिखाती हैं, या आप जैसे जागरूक मीडिया को दूर करके अपराधियों को मिटाने के नाम पे गन से, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति बनी। लेकिन ये जो इनकाउंटर है और ये जो जांच है, वो लगता है मुझे भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं का इनकाउंटर करने के लिए आंतरिक कलह के अंदर जूझ रही है कि किस प्रकार से उन्हें लेके आया जाए। इसको एनकाउंटर ना बोले, राजनीतिक एनकाउंटर कह सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक इनकाउंटर नेताओं का होना, अपराधियों का नहीं होना। नेता एक दूसरे नेता को किस प्रकार से एक फाइल के द्वारा चीजें की जाए, जो आपने जिक्र किया, जो पुलिस के अधिकारी नहीं, लेकिन आरसी चौधरी साहब ये देखिए ना, 2020 में ये याचिका लगाई गई थी आनंदपाल के परिवार की तरफ से, और ये 4 साल से मामला चल रहा था, वो तो एक अलग विषय था। अब अगर आप ऐसी बात कहेंगे कि बीजेपी के नेता अपने दूसरे नेताओं को राजनीतिक एनकाउंटर के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? मैं कहना चाहूंगा कि 2020 में आपने कहा याचिका लगाई, न्यायालय ने निर्णय दिया 302 का मुकदमा दर्ज करना है पुलिस के अधिकारियों पे। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, सूबे में भाजपा की सरकार, हाँ, उन्होंने दे दिया आदेश। आखिर फिर उन्हें कौन जांच करेगा? यह जांच के नाम पे बहुत से लोगों को जेल की सलाखों पे पीछे भेजा जाएगा और फिर उन्हें बेगुनाह साबित करके रिहा कर दिया जाएगा। ए.के. जैन साहब विधिवेता, उन्होंने कहा कि यह अपने आप में विरोधाभासी निर्णय लगता है। हाँ, वो विधि की भाषा को ज्यादा बेहतरीन समझते हैं जी, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि आखिर किस आधार पे सरकार को यह बताना है कि क्या वो न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए 302 में मुकदमा दर्ज करके पुलिस के अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी, किस एजेंसी से जांच कराएगी, क्या जो जांच कराई थी जी, वो पेंडोरा बॉक्स को बंद किया गया था, क्या वो पेंडोरा बॉक्स अब तो कांग्रेस के बता सकती है। महासचिव होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि ये शक जता रहे हैं कि ये एनकाउंटर फर्जी था? मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने कहा कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में ये तथ्य दिए गए, न्यायालय ने ये निर्णय दिया, कांग्रेस पार्टी प्रदेश की, देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करती है। जो निर्णय दिया, जो जांच एजेंसी थी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शंका जाहिर की थी कि पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, क्या उस समय राजनीतिक प्रभाव को करके पेंडोरा बॉक्स को बंद किया गया था? क्या यह पेंडोरा बॉक्स अब खुलने जा रहा है? यह सरकार बताएगी कि 302 में अधिकारियों को जेल में भेजेगी। योगेंद्र जोशी सर का रुख करता हूं। योगेंद्र जोशी जी, पुलिस के डीजी का आदेश आता है कि पुलिस के मोराल पर यह सरकार को बनाना है, कितना असर पड़ेगा? न सिर्फ राजस्थान की पुलिस, बल्कि अगर एक आईपीएस लेवल के अधिकारी के खिलाफ भी 302 के तहत प्रकरण दर्ज करने की कोर्ट की तरफ से बात कही जाती है, तो कितना मोराल पर असर पड़ेगा? और दूसरी बात यह भी कि अब पूछ पड़ताल होगी, जांच होगी, तो अगर कहीं दाल में काला है तो यह पुलिस जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं फिर कहूंगा, मनजीत सिंह जो आनंदपाल के भाई थे, हमसे बात करते हुए कहा कि पुलिस को मोहरा बनाया गया, राजनीतिक आकाओं के इशारे पर सब कुछ किया। क्या राजनीतिक आकाओं का नाम लेंगे ये पुलिस कर्मी जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, और मोराल पर कितना असर पड़ रहा है? योगेंद्र जी देखिए, रविंद्र जी, ये राजनीतिक आकाओं का तो नाम ले ही नहीं सकते पुलिस वाले। सबसे पहली बात यह है कि क्योंकि पुलिस एनकाउंटर करती है, ये कोई किसी के नाम को लेके करती नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब यह एनकाउंटर हो गया तो इस एनकाउंटर के अंदर जो कमियां रह गई हैं, उन कमियों को जो दूर कर सकते थे ये, तब क्लोजर रिपोर्ट जब हुई थी उस समय ये दूर कर सकते थे। मोराल का जहां तक सवाल है, वहां मैं आपको बताऊं कि दारिया एनकाउंटर हुआ, उनके जितने आईजी, हमारे यहां का आईजी, डीआईजी, एसपी, डीवाईएसपी, आईपीएस, मतलब इंस्पेक्टर, दो करीब 15-16 जेल में थे। आप देखें कि मैं मिलता था उनसे, क्योंकि मैं पुलिस अधिकारी था उस समय, जब वो जेल से यहां लाए जाते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो मैं मिलता था। तो आप देखेंगे उनका परिवार और वो लोग कितने परेशान थे,
और आप देखिए कि वो बात करना तक पसंद नहीं करते थे कि हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों कैसे ऐसे हो गए। और आप देखिए जब बरी हुए हैं तब उनके सांस में सांस आई है, और अभी भी बरी होना क्या होता है उसमें तो फिर आगे अपील की हुई है। लेकिन जो इस प्रकार की चीजें होती हैं उसमें पुलिस वाले बिल्कुल किसी भी सूरत में वो मारे जाते हैं, उनके परिवार सफर करते हैं। और ये देखना जरूर चाहिए पुलिस वालों को कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के इस एनकाउंटर जब वो करते हैं जी, तो ये देखें कि ये वाजिब एनकाउंटर है या नहीं है। और आप देखिए जैसे इसने बताया है कि 2 से 5 फुट की दूरी से गोलियां चली हैं और चोटों के निशान है या लाइट का है, तो इन सब चीजों को जब सीबीआई ने जांच की या एसओजी ने जांच की या पुलिस वाले थे तो उस समय इन खामियों को दूर कर सकते थे। खामियां उस समय दूर की नहीं। हाँ, और अब ये दूर क्यों नहीं की, ये भी एक सवाल है। ये लापरवाही उसमें हुई या जानबूझकर किया या खुद नजर नहीं आया, समझ में नहीं आया, इस तरह के सक्षम अधिकारी नहीं थे। हम किसी काबिल पर सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन कोर्ट ने तो ये माना है। मैं आपका रुख करूंगा जैन साहब, ये बताइए कि इस फैसले को आगे चुनौती किस तरह से दिया जा सकता है और उसके स्टैंड होने की कितनी संभावना है या नहीं है? देखिए, इस जो निर्णय हुआ है इसको चुनौती जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज जो वारंट निकालने के ऑर्डर किए होंगे या धारा 302 में कॉग्निजेंस लिया होगा, उनमें से कोई भी व्यक्ति इस आदेश को चुनौती दे सकता है। और चुनौती दी जाती है क्योंकि ये पहली न्यायालय है, इसका आदेश व निर्णय अंतिम नहीं है। अभी सिर्फ पहली कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है, इसकी रिवीजन की जा सकती है और उच्च न्यायालय में भी इसको चुनौती दी जा सकती है। मिथिलेश जैमिनी जी, आज किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी पर सवाल उठा दिए पेपर लीक मामले में, कहा कि एसओजी ने तो खुद रिश्वत खाई है केस को दबाने के लिए और जो निर्दोष है उनको फंसाने के लिए। और दूसरी तरफ एसओजी जिसने आनंदपाल एनकाउंटर को अंजाम दिया था उसकी भी कलई खुल गई है, कलई खुलती हुई दिखाई दे रही है, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां तक किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो बयान दिया उसमें 2 अधिकारियों का नाम लिया, एक पोसवाल का और एक कांस्टेबल का 64 लाख रुपए की बात। भाई एसओजी भाई सीबीआई अगर केंद्र में है तो एसओजी राज्य में है, भरोसा रहता है उस पर। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी संस्था होती है, लेकिन आदमी इन्हीं से जाते हैं, इन्हीं पुलिस अफसरों में से एसओजी में जाता है। एसओजी के लिए कोई जाने से पहले पुलिस का वेरिफिकेशन होना चाहिए, चरित्रवान लोगों को लिया जाना चाहिए, वो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए कि एसओजी में जो अधिकारी जा रहा है उसका पहले जो उनकी सर्विस रिकॉर्ड है उसका अध्ययन किया जाए। आप किसी को बिल्कुल सही बात। और एक छोटा सा बस, मेरे पास चौधरी साहब का वक्त नहीं है, बस 5 सेकंड 7 सेकंड में बता दीजिए, कांग्रेस इस पूरे मामले पर बस अदालत में जो हुआ है फैसला उसी पर नजर बनाए हुए है, फिर कुछ आगे भी करेंगे? देखिए रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि आज सरकार को आके अपना नजरिया पेश करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी चैनल पे नहीं है, इसका मतलब आखिर वजह क्या है? मैं कह रहा हूं कि निर्णय को चुनौती क्या पुलिस के अधिकारी व्यक्तिगत स्तर पे देंगे या सरकार लेके जाएगी? बिल्कुल, सरकार अपनी मंशा जाहिर क्यों नहीं कर रही? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, माफी आज वक्त इतना ही है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 8 की फाइट में आज फिलहाल इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 राजस्थान।